छत्तीसगढ़ में यदि चिकित्सकों के नाम को सूचीबद्ध किया जाए तो डॉक्टर संदीप दवे का नाम पंक्ति में निसंदेह सबसे ऊपर होगा। उन्हें राज्य में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मास्टर भी कहा जाता है। कई जटिल सर्जरी को सफल अंजाम देने वाले डॉक्टर संदीप दवे वर्तमान में पूरे मध्य भारत में अपनी अति विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा सेवा के लिए प्रसिद्ध रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान संस्थान में मैनेजिंग डायरेक्टर है। निश्चित रूप से उनके इस मुकाम तक पहुंचने की यात्रा चुनौतियों से भरी ही रही होगी। उनके आदर्श, उनकी जीवटता और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलू को जानने के लिए मैं उनसे मुलाकात करने पचपड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचा। जब भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर में क्रांतिकारी सोच की बात आती है तो अग्रणी नाम डॉक्टर संदीप दवे का आता है। जो दौर हमने देखा है उस वक्त डीके अस्पताल लगभग बुलंदियों पर था। खूब झापड़ खाए अपने सीनियर्स के जी। अफवाहें फैल गई शहर में कि मैं नहीं रहा। तो ये भी आ गया कि कल अंतिम यात्रा इतने बजे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाएगी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त के रमन सिंह साहब का फोन आया कि यार विद्याचरण जी बुरी तरह से घायल है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर हम उनको यही ऑपरेशन करने का हमको मौका मिल गया होता तो शायद वो जीवित रह पाते। मैंने जो अपनी मृत्यु का उसके बारे में जो सोचा भी है कि मैं अपना ऑपरेशन करके निकलूं, कॉफी पीऊं, जो हमारा एक लाउंज है जहां पर हम बैठते हैं वहां बैठूं। मुझे हार्ट अटैक आया। मैं जब भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर में क्रांतिकारी सोच की बात आती है तो अग्रणी नाम डॉक्टर संदीप दवे का आता है। संदीप दवे शख्सियत एक शांत सौम्य सा चेहरा, हल्की सी मुस्कान भी चेहरे पे कभी लंबी नहीं आती है। हाँ, सफलताएं लंबी जरूर जाती है। तो बात करेंगे बूढ़ापारा से रामकृष्ण सर्जिकल हॉस्पिटल से शुरुआत से लेकर के रामकृष्ण केयर के कारपोरेट में पहुंचने और नित्य नए पायदानों को छूने वाले रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल डायरेक्टर संदीप दवे से। डॉक्टर संदीप जी, फिलहाल तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे प्रोग्राम पे। पहला बात तो मैं करूंगा, आप बड़े सौम्य हैं और बहुत से लोगों के लिए आदर्श भी कहा, राम और कृष्ण। तो संदीप, राम जैसे सौम्य ही रहे कि कृष्ण जैसी चंचलता भी कभी रही है? नहीं, चंचलता तो हर किसी के जीवन में रहती है जब वो बचपन में रहता है। जी। बचपन, युवा अवस्था, हमेशा आदमी थोड़ा ना थोड़ा तो चंचल रहता ही है और लड़के तो खास करके थोड़े चंचल रहते हैं और हर प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। और ख़ास करके जब आप मेडिकल की पढ़ाई करते रहते हैं तो आप दुनिया को बहुत करीब से देखते हैं। और ख़ास करके जो हमारा समय था जब हम डीके अस्पताल में अपनी पीजी और ये सब की पढ़ाई कर रहे थे, तो जो दौर हमने देखा है उस वक्त डीके अस्पताल लगभग अपने बुलंदियों पर था। और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा कोई ऐसा अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुआ करता था जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। जी। ऐसा नहीं है कि डीके अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, पर सारी बीमारियों का इलाज करवाने का एकमात्र संस्थान, बड़ा संस्थान अगर कोई था तो डीके था। उसके बाद में सेक्टर 9 का अस्पताल, भिलाई का अस्पताल था, जो कि दूसरा बड़ा अस्पताल माना जाता था छत्तीसगढ़ का उस वक्त में। तो काम करने का मौका बहुत ज़्यादा मिला, समय मिला, दोस्त यार मिले, उनके साथ एक अलग ज़िंदगी थी। आज भी उनके साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, घूमते हैं। तो वो एक अलग ही दौर था जो पढ़ाई का, वो कभी ज़िंदगी में वापस तो आएगा नहीं, बट हाँ डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल पीरियड था। निश्चित रूप से स्कूल और कॉलेज के जो पीरियड होते हैं वो अविस्मरणीय होते हैं। स्कूल का क्षण कुछ और भी होता है क्योंकि उसमें जो दोस्तों का जो प्रेम होता है बिल्कुल निश्चल होता है। उस समय हम कोई योजनाएं नहीं बनाए होते, हमारे पास फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं होती है और निश्चल प्रेम जिसको कहा जाए वो स्कूल का ही होता है। ऐसे निश्चल प्रेम वाले कुछ मित्र आपके? मेरे बहुत सारे स्कूल के मित्र अभी भी काफ़ी संपर्क में हैं और मैं भी उनके संपर्क में हूँ। और हम जब मौका मिलता है, उनके घर में कोई फंक्शन है या मेरे घर में कोई फंक्शन है या कहीं पे किसी और के घर में है, हमारी जब भी मुलाकात होती है हम बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। देव ट्रैवल के संचालक हैं भरत देव, जयदीप गर्ग, योगेश तुलसियान, अजय पाणी, अशोक गंगवानी, ये सब मेरे बहुत ही ज़्यादा परम मित्र हैं। एक सुनील शर्मा है जो कि आज की तारीख में यूएस में सेटल्ड हैं, उनसे मुलाकात बहुत कम हो पाती है। पर बाकी जो नाम मैंने लिया उसमें लगभग सभी से, खासकर के भरत और जयदीप, जवाहर नैनानी, पवन चंद, ये लोगों से मेरी लगातार मुलाकात होती रहती है। और जब भी चार यार बैठते हैं तो अपने गुजरे हुए कल की और आज की
बातें होती हैं, पर एक चीज़ निश्चित है, हम उसमें अपने धंधों की बातें कभी नहीं करते। जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर हम खुश हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं एक अपने अलग मुकाम पे पहुँचे हैं। आज ट्रैवल एजेंसी में अगर आप देखोगे तो भरत का कोई जवाब कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल कोई कंपैरिजन उसने नहीं। एक अलग मुकाम पे वो पहला आदमी था जिसने एक ट्रैवल एजेंसी के रूप में अपना करियर शुरू किया और आज बुलंदियों पे पहुंच चुका है। उसी प्रकार से मेरे बाकी दोस्त, कुछ लोग जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब में थे उसमें से कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे पवन चिन्ह, जयदीप गर्ग, ये सब लोग अभी बिजनेस में हैं। जवाहर नैनानी आप जानते ही हैं, पैराडाइज जो दुकान है कपड़ों की दुकान है, पैराडाइज फेमस दुकान है, फेमस उनका एक बहुत ही विख्यात नाम है, काफ़ी नाम कमाया उन लोगों ने। तो इस प्रकार के दोस्त हैं जिनके साथ में काफ़ी अच्छा समय कटा है। स्कूल का जीवन डेफिनेटली मैं बोलूँगा एक अलग ही जीवन था। हम लोग बड़े प्यार से मिलते थे। सुविधाएं स्कूल में उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी जो आज आपको स्कूल्स में प्लेइंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे, बहुत डिफरेंट गेम्स मिल जाएंगे। हमारे यहाँ वैसा उस स्कूल में इतना ज़्यादा, होली क्रॉस स्कूल बैरन बाजार में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था जी। तो खेल कूद में उतना नहीं था, पढ़ाई ठीक होती थी। पढ़ाई की बातों से जैसे अभी आपने कहा कि देव ट्रेवल्स के जो मालिक थे, आज उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, वही डॉक्टर संदीप दवे का नाम आता है कि मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी की। जिस समय लोग एक नर्सिंग होम का भी ज्यादा नहीं सोचते थे, आपने कारपोरेट को ले गए। डॉक्टर संदीप, क्या शुरू से ही मेडिकल में आने का था, या ये सपना था तो किसका था, माता पिता का था या संदीप ने सोच लिया था? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जब भी एक्चुअली गर्मी की छुट्टियों में हम लोग हमेशा अपने ननिहाल, जो कि भोपाल में था, वहाँ जाते थे। और मेरे जो बड़े मामा थे वो एमडी फिजिशियन थे, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का जो है जी, वहाँ पर वो प्रोफेसर थे। तो उनसे जब भी मुलाकात होती थी गर्मी की छुट्टियों में तो ये लगता था कि ये नोबल प्रोफेशन है, यहाँ भी इसमें घुसना चाहिए, इसमें बहुत संभावना है, जहाँ पर आप बहुत लोगों को अपने ज्ञान से लाभ पहुंचा सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो मामा को देख देख के मेरे दिमाग में हमेशा ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और मैं ज़्यादा बेहतर उसमें शायद कर पाऊंगा। तो जब मैंने 9th क्लास में, क्योंकि उस वक्त सब्जेक्ट्स जो चुने जाते थे वो 9th क्लास में चुने जाते थे, और मैंने बायोलॉजी जब ले ली थी तो उसके बाद में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि हम डॉक्टर बने। हाँ, डॉक्टर से सर्जन बनने की कहानी जी, थोड़ी सी डिफरेंट है। एमबीबीएस के बाद में एक, जब हमारे समय पीजी एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं था, जो भी आपके टोटल नंबर्स थे उसके बेसिस पे आपको पीजी मिला करती थी। तो मैंने जो सीट उठाई हुई थी वो थोड़ी सी रिस्क वाली थी। सर्जरी में मैंने 5वीं सीट ली थी, जो कि हो सकता है कि कंटिन्यू होती नहीं होती, दोनों के चांस से, रिस्क थी। पर क्योंकि 4 रेगुलर सीट्स थी, 2 एक्स्ट्रा सीट्स थी सर्जरी डिपार्टमेंट में, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और 5वीं सीट मिल रही थी। तो मैंने बोला अगर करना है तो मेजर सब्जेक्ट में करना और सर्जरी में करना है। तो 5वीं सीट उठाई, किस्मत से मेरे कि वो सीट कंटिन्यू हुई, और उसके बाद में एमएस सर्जरी मैंने यहीं डीके हॉस्पिटल रायपुर में अपना कंप्लीट किया। और आप विश्वास नहीं करोगे, डीके में रहते हुए हम लोग को जो हमारे सीनियर्स का सपोर्ट मिला, वार्ड में काम करते वक्त, ओटी में काम करते वक्त, वो हमारे बॉस हुआ करते थे, हमारे गुरु हुआ करते थे, और जो रिलेशन उस वक्त वहाँ हुआ करता था अपने सीनियर के साथ में, वो एक अलग रिलेशन हुआ करता था। और उसमें वो हमको ठोक बजा के यही बोलते थे, बेटा तेरे को सर्जरी करना है, सर्जरी सीखने के लिए जितना काम करेगा और जितना समय अस्पताल में बिताएगा उतना ही तेरे लिए बेहतर है। तो मेरे जो बाकी दोस्त थे जो मेडिसिन में या दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो लोग यही बोलते थे, साले तुम आते हो, दिखते ही नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, हम साले को पहले तो रोज मिला करते थे, अब आजकल ऐसा है तुम्हारा चेहरा देखे महीने महीने। तो होता ये था कि जो मेरे साथ में डॉक्टर शशांक कुलकर्णी, डॉक्टर राकेश चौबे, हम लोग जो, डॉक्टर अख्तर, संगीता ठाकुर, हम लोग जो पीजी कर रहे थे, हमारा समय या तो अस्पताल के वार्ड में बीतता था या फिर ओटी में बीतता था, और अस्पताल के अंदर ही 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे हम लोग अस्पताल में ही बिताते थे सबके सब। तो वहीं पे हमारी पढ़ाई भी हो जाती थी, वहीं पर हम ऑपरेशंस भी सीख लेते थे, वहीं पर हम मरीजों को भी ध्यान कर लेते थे। उस वक्त एक एक पेशेंट की ड्रेसिंग करने में, बर्न पेशेंट और आपको खुद ही करना है, 50-60% बर्न है, तो मतलब आप मान के चलो कि आपको 1.5-2 घंटे ड्रेसिंग में लग जाएंगे।
रात के 11-11, 12-12 बजे तक के हम लोगों ने काम किया है लगातार। और मैं क्योंकि लोकल था, जी। मेरी यूनिट में डॉक्टर राकेश चौबे और डॉक्टर शशांक कुलकर्णी थे। तो सैटरडे संडे को भाई लोग भिलाई दुरुक चले गए और मैं अकेला से हर मतलब ये होता था कि सैटरडे संडे भी मुझे नहीं मिलता था। वो लोग अपना सैटरडे संडे भी सैटरडे की शाम को निकल जाए और मंडे की सुबह सुबह सीधा पहुंचे। सो काम करने का बहुत मौका तो मिला, बहुत समय मिला। वही जो पीजी का रूटीन जो ट्रेंड चला वो आज भी आपका आज चला भी हुआ वही है, चल रहा है। क्योंकि आप संडे भी लगभग काम पे ही रहते हो। हाँ, आज भी संडे में अस्पताल में। एक दौर वापस आऊंगा मैं, कॉलेज की जब बात चलती है और आप लोगों को पीजी में हुआ, पर आपके समय में एक खबर उड़ती रहती थी कि मेडिकल कॉलेज जैसी रैगिंग भी कहीं नहीं होती। वो दौर आपके साथ? बहुत अच्छा गुजरा। खूब झापड़ खाए अपने सीनियर्स के जी। और उनका कहना रहता था कि अपनी शर्ट की तीसरी बटन को देखो तो अपनी शर्ट की तीसरी बटन को देखो। और हम लोगों के समय में ये होता था कि आपको जेल रोड पूरा पैदल चलते हुए आना है, एक लाइन में आना है और सफ़ेद शर्ट सफ़ेद फुल पैंट पहननी है। उसके अलावा आप कोई दूसरी चीज़ नहीं पहन सकते, एप्रन पहनना है और मार खाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस हुआ करता था, वहाँ पर कई बार लोगों को लेके जाया जाते थे। और रैगिंग, मुझे लगता है, मैं इतना मानता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में अगर रैगिंग, मैं ये नहीं बोलता कि वो हिंसक होनी चाहिए, पर रैगिंग होनी चाहिए। वो एक सीनियर और जूनियर का जो रिलेशन डेवलप उसके द्वारा होता है, वो एक अलग लेवल का रिलेशन होता है। मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि वो रिलेशन फिर जिंदगी भर आपका चलता है। आज भी मेरे जो सीनियर्स हैं वो मेरे संपर्क में है और मैं उनके संपर्क में हूँ। वो रायपुर आते हैं या वो रायपुर के हैं, तो हम लोग जहाँ भी मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं और बहुत मजा आता है, क्योंकि उन लोगों ने जो सिखाया है। देखिए, मेडिकल कॉलेज में आपको कोई प्रोफेसर नहीं सिखाता, आपका जो इमीडिएट सीनियर है वही सिखाता है सब चीजें। आपको सर्जरी करना, सारी चीजें करना, वो आपका जो इमीडिएट सीनियर है आप उसी से सीखते हो, क्योंकि उसने अपने सीनियर से सीखा हुआ है। तो वो जो रेसिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं वो आपस में एक दूसरे की सहायता करके ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो जब आपकी रैगिंग होती है, मैं आज भी बोलता हूँ कि रैगिंग अगर हिंसक नहीं है, अगर तरीके से हो रही है, तो बेहतर चीज़ है, जो कि एक सीनियर और जूनियर के रिलेशंस को बहुत अलग मायने देती है। वो मायने जिंदगी भर आपके काम आते हैं। अब आपने सर्जरी की, सर्जरी करने के बाद एक सर्जिकल हॉस्पिटल रामकृष्ण केयर के नाम से आपने डाला था बुढ़ापारा में। मामा को देख करके आप प्रेरित हुए थे। आपके मामा जी गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भोपाल में प्रोफेसर रहे, तो आपने प्राइवेट क्यों चूज किया फिर? अच्छा सवाल है। प्राइवेट क्यों, सरकारी नौकरी क्यों नहीं? देखिए, हिंदुस्तान में 1990 तक के, तो लगभग 88-90 तक के आप मान के चलिए कि प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। रायपुर में रायपुर में भी मेरे ख्याल से 4 कुछ नर्सिंग होम थे, 4-5 नर्सिंग होम थे, वो भी और गायनी स्पेशल, मेनली गायनी थे। अगर कोई नर्सिंग होम हुआ करते थे वो ऑब्स्टेटिक, वहाँ जहाँ पे बच्चे हों, डिलीवरी और इन सब चीजों के लिए नर्सिंग होम हुआ करते थे। कुछ मेडिकल कॉलेज के सर्जन जाके प्राइवेट में ऑपरेट किया करते थे। बिल्कुल। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। मेरा परिवार जो है वो सब, मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर, ये सब शासकीय सेवा में रहे। मैं भी चाहता था, मुझे भी मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा, आपको शासकीय सेवा में जाना है। मैंने बोला ठीक है भाई, पर मैंने साथ ही साथ एक क्लिनिक खोल ली थी छोटापारा मस्जिद में, पास होने के 6 महीने 7 महीने बाद ही, 6 महीने 8 महीने बाद। तो मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई वो धमधा के पास में दारगांव करके एक जगह है, जो कि एक मिनी पीएससी है। एमएस सर्जरी करने के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेने के बाद, जिस जगह पर मेरी पोस्टिंग हुई, मैं रोज़ सुबह अपनी स्कूटर से घर से यहाँ से जाता था। वहाँ काम मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे का भी नहीं रहता था। वो एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे ना कोई ऑपरेशन की सुविधा हो सकती, सिवाय ड्रेसिंग के आप कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ, या सर्दी खांसी बुखार टट्टी उल्टी का इलाज कर सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं छोटापारा में पैरेलल मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई थी। 6 महीना तो कैसे बीत गया पता नहीं चला, क्योंकि मरीज के दर्शन दुर्लभ होते थे। पर जो मेरे सीनियर थे, लाइक डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर आर.एस. शर्मा, डॉक्टर एच.एस.डी. शर्मा, ये लोग कंसल्टेंट्स थे, प्रोफेसर थे। ये लोग जब कोई प्राइवेट सेक्टर में सर्जरी करते थे तो मुझे असिस्ट करने के लिए बुलाते थे, चाहे ज्योति मिशन हॉस्पिटल और रायपुर के हर अस्पताल में उनको असिस्ट किया होगा। तो इनको असिस्ट करने जाता था। वो मेरी शुरुआत के 6-8 महीने में आप बोल लीजिए कि वो मेरी कमाई हुआ करती थी। ज्ञान भी अर्जित होता था, क्योंकि उनके साथ में काम करने का एक अलग ही अनुभव होता था। तो ये सब प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच में इलेक्शंस डिक्लेयर हुए।
मैं ठीक ठाक कमाने लगा था, 8-10 महीने बाद में मैं ठीक ठाक कमाने लग गया था, जो कि मेरी सरकारी नौकरी की तनख्वाह से कहीं ज्यादा था। तो इलेक्शंस डिक्लेयर हुए, मैं अपने साले की शादी में सतना गया हुआ था, सतना से लौटा तो ट्रेन लेट हो गई सारनाथ। जब तक मैं अपने को इलेक्शन ड्यूटी में रिपोर्ट करता, वहां पर बोला गया साहब आप लेट है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला साहब ये मेरा रेजिग्नेशन, माफ कीजिए मैं नहीं कर सकता सरकारी नौकरी, क्योंकि मैं दारगांव के अपने एक्सपीरियंस से बहुत बहुत दुखी हो गया था कि मैं एमएस सर्जरी करके इसके लिए तो नहीं बना है। बिल्कुल। तो मैं अपनी छोटापारा क्लिनिक में ध्यान देने लगा और धीरे धीरे फिर उसके बाद में डॉक्टर सुनील खेमका ने अपना अस्पताल खोला था जयस्तंभ चौक में, उनके साथ मैं जुड़ा और वो मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर है। मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बोलता हूँ कि वो वहाँ से मैंने पलट के पीछे कभी नहीं देखा। 1992 में मैंने बुढ़ापारा में अपना नर्सिंग होम चालू कर दिया, 1990 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, 1992 में मैंने अपना नर्सिंग होम चालू किया। और मेरे हिसाब से एमएस करके निकलने के बाद मैं शायद ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने कि ये वाला रिस्क लिया कि एक अपना खुद का अस्पताल खोले। और उस उम्र में जिस वक्त मेरे सारे प्रोफेसर प्रैक्टिस कर रहे हों उसी शहर में, मेरे पिताजी काफी वो थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, काफी नाराज भी थे। उनका यही कहना था कि हमारे खानदान में किसी ने प्राइवेट में काम नहीं किया है। बट मुझे लग गया कि मैं अगर सरकारी नौकरी के लिए तो नहीं बना हूं, मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे करना है तो मुझे प्राइवेट में करना है। और बुढ़ापारा का जो मेरा काल रहा है, मैं 13 साल बुढ़ापारा में रामकृष्ण नर्सिंग होम के रूप में अस्पताल चलाया है, और वो जो समय रहा है उसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो एक अलग दौर था। आज ये डेफिनेटली दूसरा दौर है मेरी जिंदगी का। 13 साल बाद में यहाँ पर करीब 20 साल हो चुके हैं। आज 17 अक्टूबर 2024 को यहाँ 20 साल हो जाएंगे। तो टोटल अगर आप देखें तो 33-34 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और विभिन्न दौरों से गुजरा हूँ और तकलीफों से गुजरा हूँ, अच्छे दिन भी बहुत देखे हैं। पर आज भी मुझे जो बुढ़ापारा का वो दौर जब आप चालू किए थे, आज भी लोग उसको याद करते हैं, आपके स्कूटर में चलना। 13 साल में जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। फिर उसकी कुछ घटना है, जैसे कभी आप आते थे, आप 3-4 दोस्त जाकर के वहां पे मालवीय रोड में बैठ जाया करते थे। हाँ, हम लोग बहुत मालवीय रोड में गोल्डन टी स्टॉल, हमने मेडिकल कॉलेज के जमाने से वहां बैठ रहे थे। हमारा रोज का एक रूटीन था कि हम वहां पे जाते थे, चाय पीते थे, एक आध सिगरेट पीते थे, फिर वहां गोल्डन टी स्टॉल से लेके जयस्तंभ चौक तक पैदल चलते थे। और गर्मी के दिनों में हम लोग शारदा चौक के आगे तक के जाते थे, वहां गन्ने का रस, जूस सेंटर है, जूस सेंटर या गन्ने का रस पी के फिर वापस पैदल चलते हुए आते थे। इस प्रकार से हम 2 या 3 बार मालवीय रोड के चक्कर शाम के समय काट लिया करते थे। सो वो एक अलग दोस्तों के साथ अलग दौर था। पर जो बुढ़ापारा का दौर है वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट रहा। अच्छा चलो, आपने एक रिस्क लिया, नर्सिंग होम चालू किया, जिस समय यहाँ गिनती के 4-5 नर्सिंग होम होते थे। फिर एक सबसे बड़ा रिस्क लिया, छत्तीसगढ़ में कारपोरेट हॉस्पिटल का सोच करना, जबकि यहाँ पे 2 ही अस्पताल बड़े हुआ करते थे, मुझे याद है। एक तो जो आपने बताया कि भिलाई का सेक्टर 9 हॉस्पिटल होता था गवर्नमेंट का, दूसरा पचमढ़ी नाका के आगे ही एमएमआई हॉस्पिटल उस समय खुला था। पहला कारपोरेट अस्पताल छत्तीसगढ़ में आया था, जो कि कई बिजनेसमैन के द्वारा चालू किया गया था। डॉक्टर संदीप दवे ने इतना बड़ा रिस्क उस समय सोचा और ये प्लान? देखिए, मेरे जो साथ में बुढ़ापारा में भी काम करते थे, जैसे डॉक्टर पंकज धावलिया होगा, वो सब यही बोलते थे, सर बुढ़ापारा हार्ट ऑफ द सिटी छोड़ के हम पचपेड़ी नाका, जो कि उस वक्त ये जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ पे। गिनती की पचपेड़ी नाका से लेकर के अपने लालगंज अभी जो बना है कलर्स मॉल, यहाँ तक 5 दुकानें या 6 दुकानें होती थी, कुछ नहीं था। मतलब सर मेरे को याद आता है, पान या चाय भी लेना होता तो हम पचपेड़ी नाका जाते थे। तो ये उस दौर की बात, यहाँ पर कुछ नहीं। बोले हम शहर के लगभग बाहर जा रहे हैं और वहां जाके हम अपना अस्पताल खोल रहे हैं, मरीज आएगा कैसे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने बुढ़ापारा में कमाया था जी, वो जनता ने मुझे पचपेड़ी नाका में लौटाया, मेरे मरीजों ने मुझे पचपेड़ी नाका में लौटाया। वो जो भरोसा मैंने कमाया था जी, मेरे को एक भी दिन पलट के नहीं देखना पड़ा। जिस दिन से ये अस्पताल खुला है, 2004 17 अक्टूबर जब मैंने खोला था, मुझे याद है कि 24-25 अक्टूबर के आसपास ये अस्पताल फुल था। ये जो चैम्बर आप जिसमें बैठे हैं, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हर चैम्बर में जब हम रात को इमरजेंसी, मतलब सुबह जब हम आते थे दूसरे दिन, तो रात को इमरजेंसी में पता चलता था कुछ मरीज तो कंसल्टेंट के चैम्बर में लेटे हुए हैं और उनको वहां देख लो। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही हम फुल चले और आज तक के हमारी ऑक्यूपेंसी लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 80-90%। आज जो हम 4 कंसल्टेंट से शुरू किए थे, आज अस्पताल में 70 से 80 डॉक्टर हैं। और एक नए मुकाम अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी यात्रा का भी पड़ाव बहुत दूर है।
अभी बहुत कुछ करना बाकी है और उसी के लिए संघर्षरत हैं और मेहनत कर रहे हैं कि एक नए आयाम पर छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सेवा को पहुंचा सकें, इसकी प्रयास है। पीजी करने के बाद जब आप सर्जन में आए छत्तीसगढ़ में, एक नाम जो संदीप दवे जी का लिया था वो जनरल सर्जन में नहीं, डॉक्टर संदीप दवे मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन मतलब डॉक्टर संदीप दवे, एक दूसरे के पर्याय बने। ये भी अपने आप में एक रिस्क ही था, मैं जो समझता हूँ, एक नई ब्रांच को उठाना और फिर ले जाना। आज उसके आप प्रणेता है। लेप्रोस्कोपी की तरफ ध्यान कब गया छत्तीसगढ़ में लाने के लिए और क्या स्कोप दिख रहा था? 1992 की बात है। डॉक्टर अजय कृपलानी और डॉक्टर जेबी अग्रवाल, डॉक्टर जेबी अग्रवाल साहब बॉम्बे के लेप्रोस्कोपी, और 1990 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का हिंदुस्तान में पहली बार हुई थी, डॉक्टर उडवाडिया ने की थी। और 1992 में ये दोनों वर्कशॉप करने डीके हॉस्पिटल में आए हुए थे। डॉक्टर अजय कृपलानी को मैं छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उसी दिन जब उन्होंने की थी और वर्कशॉप में उन्होंने 4-5 केस इन लोगों ने दिखाए थे, उसी दिन मुझे लगा कि अगर ये भविष्य है, अगर आपको सुपर स्पेशलिटी नहीं करना है तो जनरल सर्जरी का भविष्य लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में है। उस दिन समझ में आ गया था। 1994 में डॉक्टर अजय कृपलानी ने एम्स छोड़ा। वो मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, सब कुछ हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, एवरीथिंग। और उन्होंने बोला मुझे रायपुर, क्योंकि वो भी रायपुर को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे रायपुर में महीने में एक बार आना है संदीप, और वहाँ पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है। मैंने बोला सर मोस्ट वेलकम, मेरा छोटा सा अस्पताल जरूर है और मैं जो बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं उसको करने की कोशिश करूँगा। सो डॉक्टर अजय कृपलानी ने आना शुरू किया। पहले महीने जब वो आए थे तो मुश्किल से 3 केस हम अरेंज कर पाए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत बड़ा मिथ था कि यार जो ऑपरेशन इतना बड़ा चीरा लगा के होता है उसको 4 ठोक छेद में कैसे कर पाए। बिल्कुल। महीने दर महीने हमारे ऑपरेशन के संख्या बढ़ती गई। 3 से 5 हुई, 5 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, और आप विश्वास नहीं करोगे, हम सुबह 8 बजे चालू करते थे, रात को 3 बजे खत्म करते थे। 3 बजे हम दोनों और एनेस्थेटिस्ट जो डॉक्टर अजय सक्सेना, हम सब लोग ढाबा जाते थे, वहाँ खाना खाते थे, फिर अपने घर वापस अपने अपने घर जाते थे। तो एक ऐसा दौर मैंने उनके साथ में काम किया। उन्होंने मुझे लगभग हर सर्जरी के बारे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, बाकी भी जनरल सर्जरी के बारे में बहुत सारा उनसे मैंने, उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखा जी। और संदीप दवे को सर्जन संदीप दवे बनाने में मेरे प्रोफेसर्स के अलावा, DS तिवारी साहब, RS शर्मा साहब, इन लोगों के अलावा अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो डॉक्टर अजय कृपलानी का है। उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि मैं आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, इसका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर अजय कृपलानी को जाता है, जिन्होंने मुझे बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिखाई, और उनके मार्गदर्शन में मैं एक अच्छा लेप्रोस्कोपिक सर्जन बन पाया। जी। उसके बाद की कहानी तो आप सबको मालूम है कि मैं दिन पर दिन अलग अलग जो पेट के ऑपरेशंस होते हैं उनको लेप्रोस्कोपी के द्वारा करने की कोशिश करता रहा, और विभिन्न ऑपरेशन, चाहे वो बड़ी आंत का कैंसर हो, छोटी आंत का कैंसर हो, अथड़ियाँ फट जाने, परफोरेशन के केसेस जो अल्सर के पेशेंट्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें की जो कि शायद छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि देश के लेवल पे भी, जैसे पेप्टिक अल्सर परफोरेशन का जो क्लोजर है जी, उसमें जो सीरीज हम लोगों ने की है वो शायद पूरे हिंदुस्तान में उतने ऑपरेशंस किसी ने नहीं किए। हम आज भी उसमें लीडर्स हैं, और आज की तारीख में अब इस उम्र में आके 2 साल पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जन से अब रोबोटिक सर्जन की बनने की कोशिश। मैं यही रहा था, अभी आप वो भी चालू किए, एक नया फिर से आप रोबोटिक लेकर के आ रहे हैं, तो एक नया चैलेंज। और अच्छा, जैसे जैसे आपको देख के लगता है कि आप मोर एक्सपीरियंस्ड होते चले जा रहे हैं, एज शायद बाधा नहीं बन रही है, तो अब रोबोटिक लाने का क्या तत्व हुआ और आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हो आप? आने वाला फ्यूचर बहुत ही, मतलब मैं तब तक शायद जिंदा रहूं ना रहूं मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर ऑफ सर्जरी जो है वो बहुत ही अलग लेवल पे जाने वाला है, जिसमें आपकी CT, MRI सब जो पेशेंट की हुई है जी, वो सब आपके रोबोट में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा फीडेड रहेगी। आप एक रोड मैप ऑपरेशन आपको कैसे करना है, किस प्रकार से कहाँ से कैसे जाएंगे, वो 3D में पूरा का पूरा आप क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद आपको सिर्फ बैठना है और चालू कर देना है कि यही मैंने सोचा था CT मैपिंग और MRI मैपिंग के द्वारा, और मेरे को ये पाथ फॉलो करना है, ये रास्ता फॉलो करना, और मेरा काम हो जाएगा। राइट। सो आप उस दौर में पहुंचने वाले हैं जहां पर पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो
टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के रहेंगे, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा उपयोग हो। आप एआई की बात अभी चालू की है, सर्जरी में एआई के माध्यम से सर्जरी करना कितना सेफ होगा आने वाले में, मतलब क्या क्या प्लानिंग हो सकती है उसमें? सारी सर्जरी की पूरी प्लानिंग होगी, पूरा डाटा फीड हो जाएगा, पेशेंट का सीटी एमआरआई आपके पूरे रोबोट के प्लेटफॉर्म अब पे आप आ जाएगा। स्क्रीन पे ही देख सकते हैं आप ड्यूरिंग सारा, सर्जरी। हाँ पूरा अभी मैं एक देख रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, वो एक ऑपरेशन कर रहे थे, तो वो जो 3D जो मतलब वर्चुअल उनका पूरा क्लियर और सामने स्क्रीन, वर्चुअल एक स्क्रीन क्रिएट हो जाती है, उसको जहाँ चाहे वहाँ घुमा लेते हैं। अच्छा। और बढ़िया आराम से, एक वर्चुअल स्क्रीन है वो, प्रॉपर स्क्रीन नहीं, वो स्क्रीन बना ली उन्होंने और उसको जहाँ चाहे वहाँ घुमा रहे हो, बढ़िया आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो एंडोस्कोपी में तो बहुत ज़्यादा आ गई है, और रोबोटिक सर्जरी में भी एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि खून की नसें प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। डॉक्टर संदीप दवे जी, एक जब आप याद की बात, शायद उस समय तक जिंदा रहूं ना रहूं, पर एक दौर ऐसा भी आया था जहां पे यहाँ कुछ आपके जानने वाले लोगों ने दुख भी प्रकट कर दिया था। श्रद्धांजलि सभा हो गई थी, ऐसा 2-3 बार हुआ है। 2015 से लेके 2017 तक का जो समय था मेरा, जी अगर बोला जाए आम बोलचाल की भाषा में, तो सेहत को लेके बहुत झेला था, अपने मैनेजमेंट के पक्ष में भी बहुत कुछ झेला था। जी 2017-18 तक के मेरे सांस की नली में बहुत मेजर प्रॉब्लम आई थी, और जिसका इलाज पूरे हिंदुस्तान में उसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एकमात्र सर्जन कोई था तो डॉक्टर गंगाधरन थे, जो कि बॉस्टन में बेथ इजराइल हॉस्पिटल में थे, और जिन्होंने मुश्किल से उस वक्त 106 केस इस बीमारी के किए थे। तो ये भी बड़ी रेयर बीमारी थी, और वहाँ जाके मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। कुल मैं 27 बार मेरे ख्याल से अपने जीवन में वेंटिलेटर पे गया हूँ और निकला हूँ उस दौर में, उतने से पीरियड में। उतने पीरियड में 2-2.5 साल में, इसके बाद भी 27-28 बार वेंटिलेटर पे जाके निकला हूँ। एक अलग ही दौर था, जिस वक्त कई बार ऐसा हुआ कि अफवाहें फैल गई शहर में कि मैं नहीं रहा। मेरा फिर उसमें ये भी आ गया कि कल अंतिम यात्रा इतने बजे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी जी और यहाँ जाएगी। तो ये भी दौर देखा है मैंने, और मेरे ख्याल से मेरे मरीजों का आशीर्वाद था, उनकी दुआएं थी, और मेरे चाहने वालों का दुआएं थी, जिसके कारण मैं आज का दिन देख पा रहा हूँ। और मैं उन सबको अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने, कई लोगों ने बहुत सारी मन्नतें मानी, लोगों ने भगवान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सब जगह मेरे लिए प्रार्थनाएं सभा हुई। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, और सबसे बड़ी चीज़, मैंने भले ही पैसा बहुत ज़्यादा ना कमाया हो, बट दुआएं बहुत कमाई हैं लोगों की। तो यह बात सत्य है कि आपके लिए वाकई, आप तो अमेरिका में थे और यहाँ पे दुआओं का दौर चालू था, और बहुत कम चिकित्सक हैं विश्व में ऐसे जिनके लिए उनके मरीज और उनके चाहने वाले दुआएं करते हैं। और खास करके डॉक्टर संदीप जी, आज के दौर पे जब अब डॉक्टर भगवान की तरह होता है, वो लगभग मिटने लगी है। तो डॉक्टर केवल इंसान होता है, भगवान नहीं होता, अब ये धारणाएं आ चुकी है। डॉक्टर संदीप दवे जी, एक और हमारे यहाँ पे घटना घटी थी जो कि बहुत ही दुखद रही है, नक्सलाइट अटैक। हालांकि बहुत होते थे और आपके अस्पताल में बहुत सारे मरीज आते थे, लेकिन एक अटैक ऐसा भी हुआ जहां पे छत्तीसगढ़ ने अपने बहुत बेहतरीन नेताओं को खोया, और बहुत भयानक। उस समय आपके अस्पताल में काफी लोगों का आना जाना हुआ था, इसमें कई वीआईपी पे थी। मैं वो दौर आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो 10-15 दिन का दौर गुजरा है, उस पर आप कैसा फील कर रहे थे और क्या थी? मुझे याद है, मैं, डॉक्टर पांडे और डॉक्टर सिद्धार्थ तामस्कर उस दिन जगदलपुर में थे, जिस दिन झीरम घाटी कांड हुआ था। और जब हम टीवी पे ऐसे ही देख रहे थे, तो न्यूज़ में जब ये झीरम घाटी कांड के बारे में न्यूज़ आने लगी, शाम का 5 या 6 बजा होगा, 6 करीब 5-6 के आसपास की थी, और न्यूज़ आ रही थी टीवी पे। तो उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि, क्योंकि हमको मालूम था कि ये सारे मरीज जो भी हैं, इनमें से अधिकांश हमारे यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उस वक्त यही होता था कि जो भी नक्सल दुर्घटना होती थी, उसमें सारे के सारे मरीज लगभग हमारे यहाँ पहुँचते थे। तो हम लोगों ने बोला कि जो भी हमारा प्रोग्राम है रात का यहाँ पर लेक्चर वेक्चर का, उसको हम कैंसिल करते हैं। हमने कैंसिल किया और हम निकले ही थे वहाँ से। और मैं, मेरे ख्याल से शायद कोंडागांव या इसके आसपास ही कहीं पहुँचा हूँगा, तब माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त के रमन सिंह साहब का फ़ोन आया कि यार विद्याचरण जी बुरी तरह से घायल हैं, मैंने सुना कि जगदलपुर में हो, तो तुम तुरंत उनको जाके देखो
और मुझे बताओ क्या करना है। मैंने अपनी गाड़ी वापस लौटाई, हम लोग वापस जगदलपुर पहुंचे, हमने विद्याचरण जी को देखा और उसी वक्त निर्णय लिया कि रमन सिंह साहब से बात करके हम लोगों ने जितने लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा हम ला सकते थे अपने साथ साथ में विद्याचरण जी को भी लेके हम लोग रायपुर पहुंचे। उस वक्त रात का 1 या 1:30 बजा होगा जिस वक्त हम रायपुर पहुंचे थे और एयरपोर्ट पे राहुल गांधी जी और बाकी सारे नेता लोग मौजूद थे। हम लोग लेके अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में लगभग मीडिया से लेके सब कोई इतना घेरा हुआ था कि विद्याचरण जी को उतारने में भी हमें बहुत तकलीफ हुई। पहुंचने के बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक मरीज नहीं है, यहाँ पर 28 मरीज आए हुए हैं और विद्याचरण जी और सबका सीटी एमआरआई सब कुछ होने के बाद में निर्णय हुआ कि इसमें से हर मरीज मतलब कम से कम ऐसे थे कि जिनके 15 से 16 मरीज ऐसे थे जिनका कि ऑपरेशन करना निहायत ही जरूरी था। अब उस वक्त ये प्रायोरिटाइज करना कि किसको पहले करना है, कौन ज्यादा खतरे में है, क्योंकि हर कोई ये बोले कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे पहले करो, मेरा हर कोई वीआईपी था और हर कोई चाहता था कि मेरा पहले हो। तो फिर हमको अपना निर्णय लेना पड़ा और हमने प्रायोरिटाइज किया। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग 48 घंटे तक के पूरे अस्पताल में मौजूद रहे, लगातार ऑपरेशन थिएटर में थे। इसी बीच विद्याचरण जी के परिवार ने निर्णय लिया कि उनको हम दिल्ली लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो हमको ऐसा लगा कि शायद ये हमारे लिए और दूसरे मरीजों के लिए एक ब्लेसिंग है कि इनको परिवार दिल्ली लेके जाना चाह रहा है, जिससे कि हम बाकी मरीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे पाते। आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर हम उनको यहीं ऑपरेशन करने का हमको मौका मिल गया होता तो शायद वो जीवित रह पाते जी। क्योंकि डेफिनेटली एक गोल्डन आवर जो होता है सर्जरी का वो लूज कर गए थे। उनका ऑपरेशन अगले दिन जाके दोपहर के समय हो पाया था, जो कि काफी देरी हो गई। तो हम लगातार ऑपरेशन करते रहे, हम यहीं खाना पीना नहाना धोना सब कुछ हमारा यहीं चल रहा था, यहीं थोड़ी देर की झपकी ले रहे थे। 48 से 72 घंटे हम लोगों ने बिना रुके काम किया और आप बिलीव नहीं करोगे, 28 में से विद्याचरण जी तो दिल्ली चले गए तो 27 बचे। 27 में से हम लोगों ने 26 लोगों को बिल्कुल ठीक करके घर भेजा। सबके सब स्वस्थ रहे, बहुत सारे वीआईपी। अब उस दौरान सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें हो रही थी, और मुझे लगता है कि हर कोई को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, चाहे जितने भी वीआईपीज हैं उनका दौरा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त ये सब मैनेजमेंट चल रहा है तो जब ये चीजें सेटल हो जाएं, 2-3 दिन हो जाएं, उसके बाद में अगर ये दौरे हों तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि उस दौर में मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं तो फिर सोनिया गांधी आ रही हैं, तो फिर पी चिदम्बरम साहब आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, तो हालत खराब हो गई कि इनको भी अटेंड करो फिर ऑपरेशन भी करो, वो भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं एक साथ। तो काफी कठिन समय था वो 48 से 72 घंटे। पर डेफिनेटली उसने हमको एक चीज का रियलाइज करवाया कि मास कैजुअलिटी, आज भी हम जितने प्रिपेयर्ड रहते हैं किसी भी प्रकार की मास कैजुअलिटी को मैनेज करने के लिए, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा अस्पताल होगा जो 28-30 मरीजों को एक साथ अगर आ जाए वो उनको मैनेज कर पाए, वो भी वीआईपीज का, जो वो भी बहुत ज्यादा वीआईपी, बहुत ज्यादा वीआईपी हो। तो कहीं ना कहीं मुझे उसने बहुत नए अनुभव दिए। पूरी टीम जुटी रही, अस्पताल का कोई डॉक्टर मुझे नहीं याद आता कि फिर उसके बाद में हमने डिसाइड कर लिया कि इसको डिवाइड कैसे करना है। तो कुछ लोगों को जो मेडिकल साइड के डॉक्टर्स थे उनको लगाया, भाई तुम लोग थोड़ा सा वीआईपी मैनेजमेंट में लगो, जहां मेरी जरूरत है मुझे, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, जहां मेरी जरूरत है मुझे बुला लो। पर हमारे लिए जरूरी उस वक्त ये था कि हम अपना सारा ध्यान मरीज को बचाने में लगाएं रादर देन वीआईपी मूवमेंट। एक मान्यता रहती है कि डॉक्टर जल्दी डॉक्टर से शादी करते, आप इस प्रथा में भी नहीं थे, आपने अदर फैकल्टी पसंद की। मेरी वाइफ जो है समिधा, वो बैंक में काम करती थी उस वक्त जी, और सतना को बिलोंग करती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को यही बता दिया था कि पहले से ही बता दिया था कि मैं मेडिको से शादी नहीं करूंगा। उसका रीज़न कुछ ये था कि मुझे अपनी सिंसियरिटी और अपनी बाकी की मेरे जज्बा, मेरा एम्बिशन और बाकी सारी चीज़ें शुरू से मालूम थी कि मैं, जब मैं एमएस सर्जरी में घुसा भी था तब भी समझ में आ गया था कि यार मेरा प्रोफेशन मेरे से 18-20 घंटे मांगता है, और अगर मेरी बीवी भी 15-16 घंटे काम करेगी, सर्जरी करेगी या गायनिकोलॉजिस्ट रहेगी या जो भी रहेगी, अगर वो भी अस्पताल में ही काम करेगी तो फिर परिवार और बच्चों का क्या होगा। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि एक 10 से 5 नौकरी करने वाली स्टेट बैंक में काम करती थी उस वक्त, उनसे शादी की। कारण सिर्फ इतना था कि दोनों में से कोई एक तो कम से कम इतना रहे कि हाँ परिवार और बच्चों का भी ध्यान रख सके, इसलिए मैंने एक नॉन मेडिको प्रेफर किया रादर देन मेडिको। पर साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि
वो कोई ना कोई काम कर रही हो या सर्विस कर रही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक महिला का सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने आज के दौर में तो और ज़्यादा ज़रूरी है, और जिससे कि अगर कोई भी हादसा अगर होता है तो ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर निर्भर हो और आपकी और एक वैक्यूम आ जाए किसी के भी लॉस से। तो इसलिए मुझे ये तो क्लियर था कि नॉन मेडिको बट वर्किंग वुमेन चाहिए। वर्किंग वुमेन। तो अभी एक प्लान पहले से था कि मैं केवल काम करूंगा और जो पैसे का मैनेजमेंट है उसके मैं ला देता हूँ। तो ये पूरा जो पैसे का मैनेजमेंट था और अस्पताल की जो प्लानिंग थी फाइनेंशियली, ये ये समझा जिस जी? अस्पताल में आप बैठे हैं इसकी की पूरी प्लानिंग उन्होंने खुद की है। हाँ। और ये जो चैम्बर है ये उन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा डिजाइन है। इसको उन्हीं के ने पूरा प्लान किया। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, और आज भी मैं अस्पताल की मैनेजमेंट अगर वो नहीं होती तो शायद मुझे 24 में से 6-7 घंटे सिर्फ इसी के मैनेज करने में लग जाते, पर उनके होने से मुझे कम से कम ये हो गया कि मैं अस्पताल के मैनेजमेंट से कम इतना ज़्यादा मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और वो काफ़ी कुछ मैनेज कर लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें देख लेती हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें मैं बोल सकता हूँ। सो मुझे अगर मेरी सफलता के पीछे देखें तो सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स के बाद में शायद मेरी पत्नी का है। डॉक्टर संदीप दवे के बारे में मैंने जल्दी आपने सुना है कि मैंने कई लोगों से बात करता हूँ और बताता हूँ कि आपको इन चीज़ से नवाजा गया, ये अवार्ड मिले। मैं यहाँ पे ये बातें नहीं करूँ क्योंकि उसकी लिस्ट करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इनको नवाजा नहीं गया हो, और आपकी उपस्थिति भी उन जगहों पे रहती है। दवे जी, जितना कुछ रामकृष्ण केयर आगे बढ़ा, इसमें हर बार आप ही का नाम आगे रहा है। एक दौर हमने देखा है कि जब रामकृष्ण केयर आपने शुरुआत की थी तो लोग डॉक्टर संदीप दवे के नाम से आते थे, रामकृष्ण केयर के नाम से लोग उतना नहीं जानते थे कि रामकृष्ण केयर कहाँ है। नहीं, डॉक्टर संदीप दवे का अस्पताल है, उस नाम से आते थे। और आपका वो निरंतर दौरा हमेशा रहता था। शायद आप शनिवार और रविवार रायपुर में कम ही पाए जाते थे। तो क्रम अभी भी जारी है या कुछ विराम करने का नहीं, सोच रहे हैं? मैं अभी भी शुक्रवार की शाम को, पहले शनिवार इतवार हुआ करता था पर आजकल उसको थोड़ा सा चेंज किया है, और मैं अभी भी बाहर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा जगहों पे जाता हूँ, और हर शुक्रवार को शाम को निकलता हूँ, रात को उस जगह पे पहुँचता हूँ। दिन शनिवार को पूरा दिन भर वहाँ काम करके और शनिवार की शाम को या रात को निकल के मैं वापस आ जाता हूँ, जिससे कि रविवार कम से कम अब मैं रायपुर में घर में बिता सकूँ। एक वीआईपी ट्रीटमेंट रहा और आप रामकृष्ण केयर एक ब्रांड के रूप में आता है। यहाँ एक स्टेटस समझ के भी अब लोग आने लगे हैं कि रामकृष्ण केयर जाने मतलब एक स्टेटस है। तो ये ब्रांड बनाने की कल्पना थी क्या आपकी? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं लोग भले ही उसको स्टेटस सिंबल बना लें या ये बना लें, पर मैंने कभी नहीं सोचा। मैं आज भी कम से कम अपने विभाग की अगर बात करूं तो मैं इजीली एक्सेसिबल हूं। बहुत ज़्यादा अभी भी कोशिश करता हूं कि अगर कोई मरीज नहीं पैसे खर्चा कर सकता है तो अगर ज़रूरत है तो मुफ्त में भी इलाज कर देता हूं। मैं अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, इसकी कोशिश में लगा रहता हूं। मेरे लिए आज की तारीख में, खास करके सिर्फ मेरे लिए अगर मैं बात करूं, मैं बाकी पूरे अस्पताल की बात अब ये नहीं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब ये एक कॉर्पोरेट अस्पताल है। कॉर्पोरेट अस्पताल के अपने लिमिटेशंस होते हैं जी। और पर अपने विभाग की अगर मैं बात करता हूं तो अपने विभाग में मैं बहुत इंडिपेंडेंटली काम करता हूं, जिसका मुझे लगता है, दिल से लगता है कि इस मरीज को बहुत सहायता की ज़रूरत है। मैं भरपूर सहायता करने की कोशिश करता हूँ। मुझे अगर फ्री में भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। रोबोटिक सर्जरी, अगर मुझे लगता है कि इस मरीज का मुझे रोबोटिक से ही ऑपरेशन करना है तो मैं उसका रोबोटिक से ही करूँगा, भले ही वो उसका चार्ज मुझे पूरा मिले या ना मिले। सो मैं अपने आप को तो मान के चल रहा हूँ कि मेरा जीवन आज की तारीख में मैं अपने मरीजों को दे चुका हूँ, सौंप चुका हूँ, और उनके लिए ही है। आप ही के एक बैचमेंट हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं कि जूनियर है कि सीनियर है, बस मेरी चर्चा हो रही थी एक समय, तो मैंने पूछा था कि डॉक्टर संदीप दवे के बारे में आपका क्या कहना है फिजिकली। तो एक बात कही थी कि यार संदीप के साथ में ये है कि सर्जरी का वो पैशन तो है उसके पास में, लेकिन एक चीज और है कि उसको जहां लगता है कि सर्जरी करनी आवश्यक है तो वहीं करेंगे, नहीं है तो नहीं करते हैं। एक बात ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं वहां नाम नहीं ले रहा हूँ इन चीजों का। नहीं, देखिए जहाँ जरूरत है वहीं अगर करोगे तो ज्यादा फायदा पहुंचा सकोगे मरीज को। जहाँ जरूरत नहीं है वहां अगर आप कर रहे हो
तो मुझे नहीं लगता आप नुकसान ही कर रहे हो मरीज का। स्कूटर वाले डॉक्टर संदीप दवे से कारपोरेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर संदीप दवे में क्या मिस हुआ? पाया बहुत कुछ है, समझ में मिस क्या करते हैं ये पूछना। यह ऐसा है, मैं एक चीज साफ बताता हूँ, मैंने आपको भी बोला कि 13 साल बुढ़ापारा के जो है अगर भगवान मुझे वापस लौटा दे तो मैं आज भी लेना चाहूंगा। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था सर। मुझे याद है मैं और मिसेज उस स्कूटर में घूमने कहीं बाहर निकल रहे थे, अस्पताल से बाहर निकले, एक मरीज का रिश्तेदार आया, बोले डॉक्टर साहब, और मेजर सर्जरी थी, मैं ये भी आपको बता दूं काफी मेजर सर्जरी थी जो मुझे उसकी करनी थी, और मैंने करीब करीब उसको उस जमाने में 93-94 की बात है, मैंने उसको करीब करीब 20-25 हजार का खर्चा बताया था, जो कि आज के ज़माने में शायद 1.5-2 लाख रुपया हो जी। तो उसने वहीं मेरी वाइफ के सामने बोला कि भैया मेरे पास में तुम और करा तो सिर्फ 6-8 हजार रुपया है, मैं तो नहीं कर पाऊँ। तो मेरी वाइफ ने बोला, वो रिसेप्शन पे जो भी बंदा खड़ा था उसको बुलाया कि इसको भर्ती करो और इनका ऑपरेशन जितना इनके पास पैसा है उतने में करना है। तो वो जो दिन है ना, वो मेरी ज़िंदगी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आज काम करता हूं तो अपनी खुशी के लिए करता हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर मर्सिडीज से उतर रहा है मेरे यहाँ तो मैं उसको मुफ्त में कर दूं। हाँ, जो जिसको जरूरत है उसको अपनी सेवाएं देने के लिए मैं तत्पर हूं और मैं करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ का आपने बचपन भी देखा और छत्तीसगढ़ का आप जवानी का दौर भी देख रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में भी आया है। अब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से ये पूछना लाजमी बनता है, आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए क्या दिखता है आपको? और उसी के साथ दूसरा जोड़ देता हूं, यदि योजनाएं बनाने के लिए, हेल्थ केयर की योजनाएं बनाने के लिए डॉक्टर संदीप दवे को बोर्ड कमेटी का अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो उनकी प्रथम 3 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में आज 2024 में मैं जब छोटे से छोटे गांव में भी जाता हूं तो मैं वहां पे 50-40 बिस्तर का एक अस्पताल जरूर पाता हूं। मैं क्योंकि बहुत घूमता हूं तो मैंने देखा है कि बहुत छोटी सी जगह है बट वहां पर एक अस्पताल है, पर यह अस्पताल आपको बस्तर साइड नहीं मिलेगा, इंटीरियर्स जो ट्राइबल एरियाज है वहां नहीं मिलेगा। तो हुआ यह है कि ये सारे जो कुछ भी हैं, कोई बड़ा शहर है तो उसके आसपास, जैसे कोरबा है तो कोरबा के आसपास कटघोरा वटघोरा ये सब जो जगह है वहां पर हो गया, बिलासपुर है तो आसपास मुंगेली वगैरह जो भी जगह है वहां पर हो गया, रायपुर है तो रायपुर के आसपास हो गया, पर इंटीरियर्स जो है वहां पर अभी भी हमारा हेल्थ सेक्टर चरमराया हुआ है। और उसका कारण सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो सेटअप्स हैं, मैं आज भी मानता हूं, मैं हर फोरम में एक ही बात करता हूं कि हमें अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शियरी हेल्थ सेंटर, ये तीनों चीज़ों को अच्छे से ताकत प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर सर्दी खांसी टट्टी उल्टी बुखार का इलाज उसके गांव में नहीं हो पा रहा है या गांव से 3-4 किलोमीटर के अंदर नहीं हो पा रहा है तो ये गलत। सो प्राइमरी बुनियादी सेवाएं जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध होनी चाहिए, सारी की सारी, छोटे ऑपरेशन तक के वहां पर हो जाने चाहिए। एक छोटी सी गठान है यहाँ पर क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है, बिल्कुल, अब उसके लिए वो शहर आ रहा है तो ये बहुत दुख देता है। सो मेरा ये मानना है कि ये तीनों लेवल पे हमको हेल्थ सेक्टर को अच्छे से रीइंफोर्स करने की आवश्यकता है। मैं आपसे बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मैं कभी इतने एम्स नहीं बनवाता, मैं बिल्कुल भी इतने एम्स नहीं बनवाता और ना ही इतने मेडिकल कॉलेज खोलता। जो भी सुविधाएं, जैसे रायपुर का मेडिकल कॉलेज था, उसको आपने इतने सारे डॉक्टर्स एम्स में रख दिए, आप इसी मेडिकल कॉलेज रायपुर को एक पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर सकते थे। उतनी जमीन थी, सारी चीजें थी, उतने पैसे अगर आप इसमें लगाते तो शायद छत्तीसगढ़ की जनता का और भला कर पाते। जितना आपने ह्यूमन रिसोर्स वहां पर लगाया हुआ है, उस ह्यूमन रिसोर्स को आप कल्पना करके देखें कि इतने ह्यूमन रिसोर्स अगर इस मेडिकल कॉलेज में लगे होते, साथ में वही नियम कायदे जो वहां पर है, में रखे हैं, जो आपने टर्म्स कंडीशंस वहां पे लोगों के काम करने की रखी हुई है, वो चीजें अगर आज यहाँ पर आ जाए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो 80% अभी भी प्राइवेट सेक्टर में इलाज हो रहा है, 70 से 80%। हमारी शासकीय हेल्थ सेवा जो है, जिसको बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, वो उतना नहीं हो पा रही है। या तो फिर गवर्नमेंट को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही सब चीजें करनी पड़ेंगी, अन्यथा गरीब के लिए तो आज भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ही एकमात्र रह जाता है। सो जितने हेल्थ सेक्टर में एक्सपेरिमेंट होते ना, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन हो, अब जैसे इसी साल आपको बता रहा हूँ अलग एक फरमान आ गया कि नीट की जो सुपर स्पेशलिटी एग्जाम है वो नहीं होगी। अब ये कुछ लोग बैठे
और उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस साल परीक्षा नहीं होनी। सो इस प्रकार के जो निर्णय हो रहे हैं ना हेल्थ सेक्टर में, जिस प्रकार के एक्सपेरिमेंट जी पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, और वो सिर्फ मुझे मालूम है, मैं समझता हूँ, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है इसका असर क्या होगा, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ कि सिर्फ वोट बैंक के लिए या वोट के लिए आप इस प्रकार की चीजें जो एक्सपेरिमेंट हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन क्षेत्र में कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। पूरा देश एक है तो एक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हो, एक प्रकार के सारे नियम कायदे स्वास्थ्य, एक प्रकार की गाइडलाइंस पूरे देश के लिए हो, शिक्षा एक प्रकार की हो, छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल शिक्षा मंडल अलग, सीबीएसई अलग, आईसीएसई अलग, ये क्या है? आप एक पैटर्न में पढ़ाई करवाइए ना पूरे देश में। अलग अलग पैटर्न, अलग अलग एक ही राज्य में अलग अलग पैटर्न, एक ही राज्य में अलग अलग पैटर्न है, तो ये गलत है। आपको एक पैटर्न चाहिए पूरे देश में, जिससे हर कोई के पास में मालूम रहे कि उसको कंपटीशन अगर करना है तो यही चीजों के साथ में करना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कन्नड़ हो, जो भी हो, पर पढ़ाई का सिस्टम एक प्रकार का हो, हेल्थ का सिस्टम, हेल्थ की गाइडलाइंस एक प्रकार की। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, शायद मेरी बात उन तक पहुंचे तो कुछ सोचें इस बारे में, पर मुझे नहीं लगता जब तक ये नहीं सोच आएगी जी एक देश एक व्यवस्था, तब तक नहीं परिवर्तन आएगा। एक देश एक व्यवस्था। डॉक्टर संदीप जी, आपको बहुत से लोग आइडियल मांग के चल रहे हैं, खास करके जब यूथ जो डॉक्टर बन के बाहर आ रहे हैं, अब वो नर्सिंग होम के लिए बड़ी अर्ली एज में वो भी चालू करते हैं, मगर कई बार वो निराश भी हो जाते हैं। मेरा मानना है कि आप एक सही रास्ता अपनाइए, धीरज रखिए। एक दिन में अमिताभ बच्चन भी अमिताभ बच्चन नहीं बन गया था, उसने भी लाइन से 10-15 पिक्चरें फ्लॉप दी, और एक दौर ऐसा भी आया जब उसका नाम खारिज कर दिया गया था कि ये तो फ्लॉप हो गया, ये खत्म हो गया। दूसरा दौर भी उनकी जिंदगी में आया जब वो फिर से फ्लॉप होना चालू हो गए थे, और आज 80 साल 82 साल की उम्र में भी वो आदमी एक मुकाम पे पहुंचा हुआ है। वो एक दिन में नहीं पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, या कोई बड़ा आईएएस अफसर हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी हो, चाहे नरेश त्रिहान साहब हो, एक दिन में वहां पर अपने मुकाम पे नहीं पहुंचे। लगातार मेहनत करते रहिए, एक टाइम डिसिप्लिन का पालन जरूर कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप चाहे कुछ भी कर लें, एक डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है लाइफ में। आज की जनरेशन में मैं जो पाता हूँ वो यही पाता हूँ कि शायद थोड़ी बहुत डिसिप्लिन की कमी है, और वो बहुत जल्दी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए बहुत जल्दी वहाँ उस मुकाम तक पहुँचने के, डेफिनेटली उनका नॉलेज हमसे कहीं ज़्यादा है, ये भी मैं मानता हूँ, जो भी युवा चिकित्सक हैं, क्योंकि वो अभी फ्रेश पढ़ के निकले हैं। पर अनुभव धीरे धीरे आता है, और सर्जरी की फील्ड में आप अपने अनुभव से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो। किताबें पढ़ के हर चीज़ आप नहीं सीख सकते, और आपको अनुभव ही आपको हर चीज़ सिखाता है। एक पूरा सफलता का मुकाम आपने लिया, लेजेंडरी भी रहे, विचारक आप अच्छे हैं, और अभी बहुत सारे डॉक्टर्स जो है राजनीति में जा रहे हैं। डॉक्टर संदीप दवे का भी कुछ ईश्वर रुखान है? मुझे राजनीति में नहीं आना, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपने इस सेवा क्षेत्र में जिसमें कार्य कर रहा हूँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मैंने जो अपनी मृत्यु का सोचा भी है, मैं आपके साथ में आज शेयर भी कर रहा हूँ, उसके बारे में जो सोचा भी है कि मैं अपना ऑपरेशन करके निकलूं, कॉफ़ी पीऊं, जो हमारा एक लाउंज है जहाँ पर हम बैठते हैं ऑपरेशन करके निकलने के बाद, वहाँ बैठूं, मुझे हार्ट अटैक आए, मैं ख़त्म हो जाऊँ वहीं तो। तो मैं काम करते करते ही ख़त्म होना चाहता हूँ, और अपनी इसी क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, और कोई दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। क्या खूब बात कही है कि मुझे मौत भी आए तो तेरी जान बचाने के बाद आए। बहुत खूब डॉक्टर संदीप दवे जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने काफी समय दिया है। अगली बार फिर बैठेंगे दोस्तों संदीप जी के साथ में, पर नहीं बैठेंगे नहीं, घूमते हुए चर्चा करेंगे और रामकृष्ण केयर का एक यूनिट को समझेंगे, और खासकर की रोबोट सर्जरी कैसी होती है एक बार जरूर देखना चाहूंगा डॉक्टर साहब। धन्यवाद।